ये मलांग का वो एरिया है जिसको देखने के लिए मैं मलांग आया था। आप लोगों को जान के बड़ी शॉकिंग लगेगा कि मलांग में एक स्लम एरिया था, जो आप मेरे पीछे कलरफुल देख रहे हो। जिस स्लम एरिया के अंदर एक ऐसा काम किया आज से 6 साल पहले एक लड़के ने, तो ये लोग अब ये स्लम देखने के लिए आते हैं। आप भी परेशान हो जाओ कि दुनिया झोपड़पट्टी देखने के लिए कहीं नहीं जाती, खाली मलांग में लोग ये स्लम एरिया देखने आते हैं। आपको पहले एरिया दिखाता हूँ। ये मेन ब्रिज है ना, ये वाला, इस ब्रिज के 2 हिस्सों में ये डिवाइड है। ये देखिए दोनों साइड ना कलर अलग अलग किए हुए हैं। ये पहले पूरी झोपड़पट्टी थी, अब ये देखिए बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। ये दोनों ब्रिज इस तरफ को जोड़ते हैं। आप हैरान हो जाओगे कि पूरी दुनिया में स्लम देखने के लिए कहीं भी टिकट नहीं लगती है। 6 साल पहले यहाँ पे एक नॉर्मल बच्चा था, उसका ऐसे घर गंदा था, उसने नॉर्मली पेंट किया तो वो इतना खूबसूरत पेंट हुआ, तो ये पूरे स्लम को फिर पेंट कर दिया। उसके बाद ये इतना फेमस हुआ कि ईस्ट जावा में लोग मलांग खाली यही स्लम एरिया देखने आते हैं। और हैरानी की बात है कि इस एरिया को देखने के लिए 10,000 जो इनके इंडोनेशियन कह लीजिए अप्रॉक्सीमेट 53 रुपये बनते हैं, 53 54 उतनी टिकट लगती है कि स्लम को देखने के लिए। इतना खूबसूरत ये बनाया हुआ है। और ये इस वक्त मलांग की सबसे मेन अट्रैक्शन में से एक है। लोग इसी स्लम को देखने के लिए मेन मलांग में आते हैं। ये स्लम का दूसरा पार्ट है। उस तरफ था ग्रीन एंड येलो कलर और इस तरफ है सारा ब्लू कलर। इस तरफ टोटल टर्किश ब्लू किया हुआ और बहुत खूबसूरती से किया है। जब ये फ्रेश बना था ना तो बहुत खूबसूरत। अभी तो देखिए छतों में ना थोड़ी सी ब्लैकिश आ गई है, उसकी वजह से क्या कहते हैं, बारिश की वजह से। बारिश बहुत होती है। और ये पीछे इतनी खूबसूरत माउंटेन्स है, उसके बीच में कलरफुल हाउसेस बहुत प्यारे लगते हैं ये जो चीज़ें हैं। और ये ब्रिज के ऊपर भी इन्होंने बहुत सुंदर सी डेकोरेशन की हुई है सारे ब्रिज के ऊपर। और ये शहर का मेन ब्रिज है। कमाल का एक ज़बरदस्त ये आइडिया है, जिसकी वजह से शहर का एक जो कह सकते हो, बैड तो नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ भी तो लोग ही रहते हैं। ठीक है, वो फाइनेंशियली थोड़े से वीक हैं तो वो लोग रहते हैं, अदरवाइज़ तो ये इतना खूबसूरत है ना कि कमाल है। उस लड़के को भी सलाम है जिसने ऐसा आइडिया लगाया कि एक स्लम को उसने इतना खूबसूरत बना दिया कि लोग सिर्फ उस एरिया को देखने के लिए इसमें आते हैं। आपकी सपोर्ट के बिना नहीं चलेगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इसको शेयर करो अपने दोस्तों को तो मेरे को भी और हिम्मत मिलेगी आगे ज़्यादा काम करने। इंडोनेशिया में ऑलरेडी मैं 3 ट्रेनों में एक बार सफ़र कर चुका हूँ, बट आज थोड़ी सी लंबी जर्नी है 8 से 9 घंटे की। सोचा इंडोनेशिया में ट्रेन्स कैसी होती हैं, इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा क्योंकि मेरे को अभी यहाँ करनी है डे जर्नी, जो पहले मैंने इकॉनमी में की थी। आज इकॉनमी से एक बेटर में करूँगा। कल मेरे को दूसरे शहर से करनी है नाइट जर्नी। तो दोनों वीडियो को क्लब करके डालूंगा। इंडोनेशिया में ट्रेन्स कैसी होती हैं, क्या प्राइसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं डालूँगा। तो अभी आया हूँ स्टेशन पे। पहले मेरे को जाना है जुगो जकार्ता, जिसकी मेरे को टिकट बाय करनी है। ये है मलांग स्टेशन, बड़ा खूबसूरत बड़ा प्यारा बना हुआ है। चलिए पहले अगर खुल गया है तो टिकट काउंटर पहले टिकट बाय कर लें, फिर आगे बातें करते हैं। 8:20 की अभी बजे हैं 6:45, तो यहाँ पे 6:30 बजे काउंटर खुल जाते हैं क्योंकि हमको यहाँ आके लेनी पड़ेगी। और 2 ऑप्शन भी है जो मैं ले रहा हूँ, इकॉनमी प्रीमियम ले रहा हूँ, इकॉनमी चेयर कार ले रहा हूँ। तो और 2 ऑप्शन भी, आप और 2 जगह भी टिकट बुक करा सकते हो। वो चीज़ मैं आपको भी आगे बताता हूँ। पहले टिकट ले लूँ जो मेरी है 2,20,000 रुपये की। इंडियन अप्रॉक्सीमेट मेरे ख्याल से 1,300 रुपये बनते हैं क्योंकि यहाँ से मैं जा रहा हूँ जुग जकार्ता, जो अप्रॉक्सीमेट 8 घंटे की जर्नी की चीज़ है। आपको ये यहाँ पे ना स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पे ट्रेन नंबर लिखा हुआ है। आप ट्रेन नंबर इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटी लिखी हुई है कि 14 को कितनी सीटें हैं, 15 को कितनी सीटें हैं, 16 को कितनी। आपको मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन भी बताऊँगा, बट वो हमारे लिए नहीं है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ना, उससे हम बुक नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए आपको इंडोनेशिया का नंबर चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। उसमें आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो ही आपको ऑनलाइन टिकट बाय कर सकते हो। आपको स्टेशन पे आके बाय करनी पड़ेगी या अदर सोर्सेज है वहाँ पे आपको बाय करनी पड़ेगी। ये मलांग के स्टेशन का आउटसाइड है। यहाँ पे आपको ऐसे ये रोटी बहुत फेमस है। यहाँ पे कॉफ़ी और साथ में एक ब्रेड देते हैं।
जो फिलअप की हुई थी किसी प्रोडक्ट की, कोई अंडे में भी होती है, चीज़ में भी होती है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पे बहुत ज़्यादा इंडोनेशियन खाते हैं। ये आपको हर स्टेशन पे इसका काउंटर मिलेगा रोटी का। यहाँ पे भी 3 काउंटर हैं। तो ये है मलांग का आउटसाइड। चलो अपनी टिकट हो गई है तो बेटर है हम लगेज उठाएं, अंदर चलते हैं। तो आपको अंदर का स्टेशन भी दिखाता हूँ, फिर आगे ट्रेन्स के भी दिखाता हूँ। ट्रेन्स है इनकी बेसिकली एक चीज़ खासियत, जितनी भी ट्रेन्स हैं ना इनकी, इकॉनमी या दूसरी जो भी हैं, 3 तरह की है, लग्जरी है, मीडियम है और इकॉनमी है। इकॉनमी भी इनकी फुल एसी है। यहाँ पे कोई भी टिकट, कोई भी सीट, कोई भी कोच विदाउट एसी नहीं है। और एसी जुगाड़ वाले लगे हुए हैं। वो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने भी इतना ट्रैवल करने के बाद पहली बार वो चीज़ देखी है कि ट्रेन में एसी ऐसे लगे हों। मैं जूस लेने आया था, कहता बिलिंग नहीं हो रही है। एक प्राइसेस स्टेशन तो स्टेशन वेरी करते हैं जी। जो मैंने बेसिकली प्रोवोलिंगो में जूस लिया था वो 10,000 इंडोनेशियन का, यहाँ पे वो 13,600 का है ये वाला। ये वहाँ पे मैंने 10,000 का लिया था। और पानी की बोतल आपको मिल जाएगी 5,000 की। और एक जो सबसे बेटर हमें पता क्या चीज़ मिल जाती है, ये चीज़ आती है, ये कप ऑफ नूडल है, आप रेडी टू ईट है। बट इसमें ना एक ये मेजर रहता है कि ये बीफ वाले आते हैं, इसमें वेज नहीं आती ऑप्शन। और इसमें समझ लीजिए चिकन वाली ऑप्शन भी कम आती है, जो यहाँ पे ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। ये 5,000 का है। ये देखिए इसके अंदर ये पानी लगा हुआ गर्म, अब पानी डालिए आपके बन जाएंगे। और यहाँ पे ये क्या चीज़ है, रेडी टू ईट मिल रहा है 34,000 का। बट इसमें भी मोस्टली बीफ ही होता है, चिकन नहीं मिलता है। ये आगे आपके चिप्स जो कॉर्न का है वो 13,700 का है, नॉर्मल 18,700 का है। बाकी जेन्युइन प्राइस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। ये आपके बिस्किट आ गए 11,000, ओरियो आ गया 13,000। आपको खाने के लिए ना कोई दिक्कत नहीं आएगी, काफ़ी कुछ मिल जाएगा। कैपेचिनो कॉफ़ी है 4,000 रुपये की। ये देखिए ये कॉफ़ी के प्राइस है 6,000 है। भी रेडी टू है इनके पास, रेडी टू ड्रिंक है, आप ले सकते हो। भी खाने के लिए बहुत कुछ है। ये देखिए ये भरा पड़ा है। ये कोरियन नूडल आ गए 8500 के। ये तो आपको ने बता ही दिया। ऐसे बहुत सी कलेक्शन आपको मिल जाएगी। और काउंटरों पे ना चेकिंग का सिस्टम होता है जी। यहाँ पे बोर्ड लगा होता है, उस पर ट्रेन नंबर आप देख के अपना चेकिंग देख सकते हो कि आपकी ट्रेन की चेकिंग शुरू हो गई है या नहीं शुरू हो गई है। ये देखिए ये प्रॉपर ट्रेन नंबर लगा हुआ है। आप ट्रेन नंबर पढ़ के, पहला स्टेशन का नाम है, दूसरे फिर ट्रेन नंबर, तीसरा डेस्टिनेशन है, फिर टाइमिंग है, ऊपर लिखा हुआ है चेकिंग। मेरे वाली ट्रेन की चेकिंग शुरू हो गई तो पहले मैं चेकिंग करा लूँ, फिर आप लोगों से बात करूँ। ट्रेन ये लगी हुई है जी, बट ये वाली ट्रेन नहीं है, इसके बाद आएगी। ये उसने अभी बोला कि आप बैठ जाइए, ये ट्रैक नंबर 1 है। आगे लगती है एग्जीक्यूटिव क्लास, उसके बाद एग्जीक्यूटिव में भी एक डाउन आ जाती है, फिर लगती है बिजनेस क्लास, फिर लगती है इकॉनमी। 4 क्लास में यहाँ की ट्रेनें होती है। ये देखिए स्टेशन के ऊपर सारा किलोमीटर लिखा हुआ है। मैंने अपनी यात्रा ट्रेन की यहाँ से शुरू की थी। बनवांगी से मैं गया था प्रोवोलिंगो से मैं गया था यहाँ मलांग आया था, फिर अभी जाऊँगा ये वाला युगो जकार्ता के बाद जकार्ता। ये सुलभ है और समराग मैंने ये छोड़ दिया, ये नेक्स्ट ट्रिप पे करूँगा। एक्चुअली क्या इस ट्रिप पे बहुत से स्टेशन मेरे से रह गए हैं इंडोनेशिया के। आऊँगा मैं दोबारा जल्दी 6 महीने में। बहुत सी चीज़ें मेरे से छूट गई हैं क्योंकि टाइम बहुत कम था। मैं सिर्फ वही 18 दिन लेके आया था, कम से कम भी 1 से 1.5 महीना चाहिए था। इसके अलावा इतने डेस्टिनेशन है इंडोनेशिया में कि टाइम लगेगा एक्सप्लोर करने में। ट्रेन टाइम से लग गई थी जी। अपने वाला कोच काफ़ी आगे लगा हुआ है तो चलते हैं। इसमें भी पेंट्री है जी, पेंट्री भी घूमेंगे। भूख लगी है क्योंकि नाश्ता तो किया नहीं है सुबह। तो अभी कोच ढूंढते हैं। ये आया 4 नंबर, इसके बाद आएगा अपना 3 नंबर। मैंने इकॉनमी से एक ऊपर की ली है क्योंकि इकॉनमी में मैंने 2 बार सफ़र किया है। इकॉनमी में होतिया ऐसी है बट नॉर्मल सीटें लगी होती हैं। इस बार मैंने इकॉनमी से सिर्फ 20,000 ऊपर ज़्यादा थे, अप्रॉक्सीमेट 70 रुपये, बट मैंने इकॉनमी से ऊपर की सीट ली है। ये आ गया जी अपना इको 3। ये
ये आ गई जी, पूरी ट्रेन ही खाली पड़ी है। 15 बड़ी बढ़िया सीट दी है जी उसने। ये वाली अपनी है 12A, पूरा लेग स्पेस। फिर इकॉनमी से तो ये बेटर है यार, इकॉनमी से हमें एक क्लास ऊपर ही लेनी चाहिए। मैं आपको इकॉनमी भी दिखाऊंगा। 8 बजे ट्रेन निकली थी, सो गया था क्योंकि सोया नहीं थी अच्छे से। बस ट्रेन में बैठती मेरी आँख लग गई। अभी उठाऊँ और ये जाते हुए ना जितनी भी ट्रेन हैं इकॉनमी नॉर्मल जो भी क्लास है, ये एक मास्क देते हैं और जिसमें एक वेट टिश्यू होता है। ये पैकिंग आता है। मैंने 4 अभी तक ट्रेन ली हैं, चारों में ये बहुत अच्छा मास्क ये पैकिंग में आता है। तो अभी नाश्ता हमने किया नहीं हुआ। चलिए यहाँ की आपको पेंट्री दिखाता हूँ, ट्रेन की पेंट्री कैसी है, तो क्या क्या खाने में मिलता है और क्या क्या प्राइसेस हैं आपको वो दिखाता हूँ। और ट्रेन का भी क्राउन लेके आते हैं। इनके पास आपको राइस मिल जाएंगे, नूडल मिल जाएंगे, बट आप पूछ के खाना। बाई लक चिकन मिल गया, अदरवाइज़ चिकन मिलता नहीं है। मोस्टली बीफ होता है इनके पास। तो जैसे मैं नहीं खाता तो चिकन में मेरे को मिल गया, अदरवाइज़ बीफ होता है। तो अगर आप बीफ नहीं खाते तो आप लोग आस्क, देन यू कैन बाय। का ब्रेकफास्ट कम लंच हो गया जी। टोटल लगे 35,000 उसके फूड के। 10,000 की किनकी लोकल ड्रिंक ली थी, वो मैंने पी नहीं, मेरे को पसंद नहीं आई। 6,000 का पानी लिया था, तो समझ लो 35 10 45 51,000 टोटल लगे। बट ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ट्रेन में डबल तो लगे, बट आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है ना, इसलिए आपको पे करने ही पड़ेंगे। चलिए जी, बस इंडोनेशिया में यही होना है कि बाकी था जो अब हो गया। कमाल की बात है कि मैं अपना चार्जर छोड़ के सीट पे खाना खाने गया पेंट्री के अंदर, जो यहाँ पे किचन है। लोग यहाँ पे एक पीछे मेरे पैसेंजर बैठे थे, मेरा चार्जर था इंटरनेशनल वाला, काफ़ी कॉस्टली था, मैंने वो स्विट्ज़रलैंड से लिया था। वो भाई साहब चोरी करके भाग गए। और उसके साथ मेरी एप्पल की रियल वायर थी, जो मेरी इसकी होती है आईपैड की और मोबाइल की। वो बेचारे परेशान है, क्या किया जाए, क्या सलूशन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जो बेसिकली चार्जर ले गए थे ना, ये लीडर हैं ट्रेन के, इन्होंने बहुत एफर्ट्स किए उसको ढूंढने के लिए। टिकट नंबर निकाला, फिर उसको कॉल किया, तो वो अभी चार्जर मेरे को देने के लिए 150 किलोमीटर रात को ट्रैवल करके आ रहा है मेरे होटल में कि मेरे को चार्जर मिल जाए। अगर यही कांड कहीं हमारे इंडिया में होता तो टीटी साहब ने बोलना था हम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं है। तो मैं इनका आई से थैंक यू टू यू योर इंडोनेशियन रेलवे, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आई रियली थैंकफुल टू दिस गाय, दे डूइंग टू मच एप्रिशिएशन। लो जी, एक इंसिडेंट के बाद जकार्ता तो पहुंच गए, पर चलो रात को चार्जर आ ही जाएगा। कांड ये हुआ। पहले तो आपका वेलकम करता हूँ जकार्ता में, जो इंडोनेशिया की टेंपल सिटी है। यहाँ के अंदर बहुत फेमस टेंपल है जिसके लिए मैं आया हूँ। मलांग से आते हुए ट्रेन में कोई सामान चोरी हो गया था, बट वो रेलवे वालों ने टेंशन ली है, रात तक आ जाएगा। ये काफ़ी फेमस सिटी है, जकार्ता से कुछ 300 किलोमीटर दूर है, तो इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए पहले निकलता हूँ बाहर से, फिर आगे करता हूँ आपसे बात। ये रेलवे स्टेशन पे भी रैपिड टेस्ट का काउंटर बना हुआ है। इसका भी एक यहाँ पे लफड़ा है, आपको समझाता हूँ। यहाँ क्या है, रेलवे के अंदर जो फुली वैक्सीन लोग नहीं हैं वो अपना एंटीजेनिक टेस्ट कराने के बाद रेलवे में ट्रैवल कर सकते हैं। तो मेरे को भी हर बार जब भी रेलवे में ट्रैवल करता हूँ तो तभी वो पूछते हैं कि आपका कोविड सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। हालांकि इतनी बेवकूफ़ों को मैं बोलता हूँ कि आप पूछ रहे हो कोविड सर्टिफिकेट, बिना कोविड के को अगर मेरी वैक्सीन नहीं लगी तो क्या मैं इंडोनेशिया में आ सकता हूँ? इंडोनेशिया में तभी आऊँ ना अगर मेरी वैक्सीन लगी है। पर वो मानते हैं, आपको दिखाना पड़ता है हर बार स्टेशन के ऊपर। जब भी आप टिकट बुक करते हो ना, तो एवरी टाइम आपको दिखाना पड़ेगा।